सर अगर आपकी लाइफ पर कोई एक मूवी बनी जाए तो आप उसको क्या टाइटल देना चाहेंगे? सपनों का सौदागर। आज मेडिकल टीवी के शो एक सेकेंड एक कंटिन्यू एडिट कर देंगे। फर्स्ट यू स्टेप यू एंटर यू टेक इनटू दिस यूनिवर्सिटी, आप उसके सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो, लेकिन उसका क्या है, उसका प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को आप इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार, मैं अली रजा शेख और आप देख रहे हैं मेडिकल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम बिहाइंड द डेस्क, जहां हम उन पर्सनैलिटीज़ से मिलने वाले जो डेस्क के पीछे बैठ कर सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो भविष्य की राह तय करते। और आज का एपिसोड और भी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार पटनायक सर, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया ओशियनोलॉजी जैसे यूनिक सब्जेक्ट से और आज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। चलिए उनसे उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, नमस्कार। सर मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ओशियनोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट से वाइस चांसलर बनने तक का सफ़र, क्या ये जर्नी पहले से तय थी या फिर ये किसी ओशियन वेव्स की तरह चलती रही? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये ओशियनोग्राफी एक अनयूजुअल साइंस है। अनयूजुअल तो साइंस नहीं, आजकल इसका बहुत है, लेकिन जब मैं पहले ओशियनोग्राफी लिया दैट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट खुला था, वो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। तो उसी हिसाब से कुछ ऐसे ओशन डेवलपमेंट में ऐसा था कि एनर्जी हम कैसे करें, और वहाँ पे था कि ओशन से बहुत सारा माइनिंग जो है मिनरल होता है, जैसे मैंगनीज होता है और कुछ ऐसे आप देखेंगे हैवी मटेरियल कहते हैं, उसकर कहते हैं, और रेयर मटेरियल कहते हैं, और रेयर अर्थ जिसको आज ज़रूरत है। उसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब सोच लिया था कि इसमें कैसे करें। लेकिन ओशनोग्राफी जो है ना, ये ब्रॉड साइंस है। ओशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, इसको दो भाग में कर दो। एक है बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, हम इसको कहते हैं, और एक होता है कि फिजिकल ओशनोग्राफी। बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी लोग हमेशा उसको मेरीन बायोलॉजी कहते हैं, और जो फिजिकल है उसको ओशनोग्राफी में भी बहुत सारे हैं। ओशन का ग्राफी साइंस है ना, उसमें एक आता है कि फिजिकल ओशनोग्राफी, वेव कैसा होता है, कैसे चलता है, कहाँ पे होता है, टाइड कहाँ होगा, कैसे होगा, हमारा शिपिंग कैसे रहेगा, उस हिसाब से। क्योंकि ये नया साइंस नहीं है, ये बहुत पुराना है। इस हिसाब आप देखोगे कि जो पहले शिप जा चलते थे, जब स्टीम इंजन भी नहीं था, सब विंड एनर्जी में चलता था। तो विंड एनर्जी में चलता था, ओशन का करंट के साथ चलते थे, कभी विंड के साथ चलते थे। तो उसी हिसाब से उनको जानना, उनको भी वहाँ पर ज्ञान था पहले, लेकिन उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये बीच में रह गया। उसको साइंटिफिकली प्रूव करके ये करना था। तो उस बीच में दूसरा क्या होता है, एक है, दूसरा है कि मेरीन केमिस्ट्री। मेरीन केमिस्ट्री में होता है बहुत सारे, ये केमिकल चेंजेस क्या होता है, कहाँ पे कहाँ है। जैसे आप अभी देखते हैं कि राम सेतु देखते हैं, तो वहाँ पे कैसे हो गया ये सेतु, ये पत्थर है, क्या है। तो उस हिसाब से मेरीन केमिस्ट्री का एक बहुत है। दूसरा और तीसरा आता है कि मेरीन जियोलॉजी। मेरीन जियोलॉजी में होता है कि जियोलॉजिकल साइंस, जैसे आप देखेंगे एक इन्वर्टेड वाई है वहाँ पे, और बहुत वोल्केनोस है, और कहाँ पे डेप्थ क्या है, उसमें फिश क्या रहते हैं, कि ऐसे बहुत से। और तीसरा रहता है आपका क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, उसको मीटरियोलॉजी कहते हैं। ओशन का इवापोरेशन पे कैसा होता है। तो आई स्टडीड दिस, मेरा स्पेशलाइजेशन था ओशन फिजिकल ओशनोग्राफी विद स्पेशलाइजेशन मीटरियोलॉजी, क्लाइमेट। ओशन कैसे वर्ल्ड का क्लाइमेट को कैसे करता है, उसका एक था। और उसके बाद पीजी एमफिल मैंने किया, वो मेरीन केमिस्ट्री में किया। फिर मैंने पीएचडी किया तो मेरीन जियो केमिस्ट्री में किया। तो उसके बाद मैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से भी काम किया, कुछ डीआरडीओ के साथ जुड़ा, कहीं पे इसरो के साथ जुड़ा, और अलग अलग जगह पे जुड़ा। देन आई किसी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ कंसल्टेंसी में रहा। लेकिन घूम फिर के मैं जब देखा सर, इस तरह सारे देखने के बाद, अगर इस नॉलेज का कुछ भी यूज़ करना है, नॉलेज इज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस सबका करना है, तो वाई नॉट इन इंडिया। तो देन आई लैंडेड माई सेल्फ इन इंडिया। तो मैं अलग अलग जगह पे फिर आई स्टार्टेड माई एजुकेशन करियर। उसके बाद मैं एक थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में रहा। फिर उसके बाद मैं कहीं फिर आईआईटी कानपुर में गया। फिर वहाँ से मैं टेक्सला अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर गया। देन आई केम वेरी लेट इनटू दिस अगेन इनटू इंडिया। तो 2017 में मैंने वापस आया, या 2016 या 17 में वापस आया, या 16 में वापस आया। और यहाँ पे मेडिकैप्स में आई जॉइंड इन 2018 एंड सिंस 2018 आई एम विथ यू। थैंक यू सर फॉर।
मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपके जीवन का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो जो आज भी आपको मोटिवेट करता हो? देखो, जीवन में आई हैव टेकन लाइफ एज एन एक लर्निंग, एक ये लेसन होता है हर जगह पे। जैसे क्लास 10th के बाद भी 11th, उस टाइम पे 11th था, हर जगह पे एक था। देन आई स्टार्टेड 11th के बाद वही जो उसको प्री कॉलेज एंड प्री यूनिवर्सिटी पोस्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं, आजकल तो 10th के बाद 12th होता है। तो वहाँ पे आई स्टार्टेड कि मैं उसको एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो आई स्टार्टेड माई एंटरप्राइज ऑल्सो वहाँ पे, तब था वहाँ पे। दैट मीन्स व्हेन आई वाज इन एट द एज ऑफ 15 and 16, देन आई स्टार्टेड प्रॉन कल्चर। प्रॉन जाते सिर्फ जिसको झींगा मछली कहते हैं, उसका कल्चर करना, उसका एक्सपोर्ट करना। फिर लेटर इन द लाइफ ऑल्सो मैं एक्सपोर्ट में रहा। अभी भी मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस है, जैसे एक्सपोर्ट करता था अलग अलग चीज़ को। तो आई एम मोर एन एंटरप्रेन्योर देयर। तो एंटरप्रेन्योर कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस को नहीं संभाल सकते हो तो आप लोगों को नहीं समझ पाओगे। तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बाद में देखा कि ये सब करने के बाद भी लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। और हर जगह पे मैंने एक देखा, एक डिसिप्लिन, जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट, कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। यू हैव टू कंटिन्यूसली डू दैट। सो मैं कहूँगा ऐसे मुझे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए हैं, एंड दैट वाज ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिसीजंस। सर, जैसा आपने कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की, आजकल और ज़्यादा चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो शोज़ चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को बिजनेस करने पे वो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। तो मेडिकैप्स उसके लिए क्या कर रहा है, और बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग क्या कर रहा है? मेडिकैप्स अभी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एटीट्यूड। ऐसे नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर करेगा, क्योंकि दोज हु आर एबल टू टेक रिस्क दे कैन ओनली गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पाते हैं। हमको यूजुअली हमारा स्टूडेंट्स का एक है कि हम जैसे एक लॉर्ड मैकले का एक बना हुआ जो पैटर्न है, ब्रिटिश पैटर्न है, उसमें हम जाते हैं, बिकॉज दे हैव ट्राइड टू क्रिएट ए वर्क फोर्स फॉर देम, नॉट फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर देम। तो नौकरी पैदा करने का एक मशीन बना हुआ है यहाँ पे। तो हमको जैसे ऐसे ये ब्लू कलर जॉब है, वाइट कलर जॉब है, ऐसे जॉब है, तो इसको जॉब के लिए प्रिपेयर करना, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना, नौकरी मिल गया तो बस जीवन सार्थक हो गया, ऐसे रहते हैं। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर जो है ना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए, और माइंडसेट चाहिए उसके लिए यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस टेकिंग रिस्क। एक छोटा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा। से आई एम नाउ वाइस चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी, एंड इस पोजीशन में पहुंचने के बाद आई डू हैव एवरीथिंग। मेरा अच्छा सैलरी है, सब कुछ है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन कैन माई चाइल्ड इनहेरिट दिस? अगर मेरे बाद मेरा बच्चा अगर करना, मेरा बेटी अगर करना चाहती है, तो उसको भी वाइस चांसलर बनने के लिए पूरा ये 40-45 साल का फिर सफ़र करना पड़ेगा। उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट इफ़ आई वर ए बिजनेसमैन, मैं जैसे जाता हूँ मेरे बाद अल्टीमेटली उसी में 1 मिनट में सारी उसको इनहेरिट हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लान, और ये शॉर्ट टर्म प्लान है। हम कम में खुश हो जाते हैं, इसलिए हम नौकरी करते हैं। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि वीसी सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आप खुद को कैसे देखते हो और आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट आपको किस नज़र से देखे, स्ट्रिक्ट या सपोर्टिव? यस, मैं दोनों, जैसे ना स्ट्रिक्ट और सपोर्टिव दोनों बच्चों को ऐसा होना चाहिए। स्ट्रिक्ट तो नज़र आना चाहिए, स्ट्रिक्ट नज़र नहीं होता तो नहीं हो पाएगा। अक्सर ये कहावत है, जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग उजड़ जाता है। तो उसके लिए माली होने की ज़रूरत है। जब उसको कोई कभी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो सारे पौधों को भी लगता है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे क्यों काट रहा है, ऐसा करना है। बट फॉर देयर ग्रोथ इट हैज़ टू बी डन, अदरवाइज पूरा जंगल झाड़ बन जाएगा वहाँ पे। सो ये होना चाहिए। बट सपोर्टिव क्या है? सपोर्टिव होना चाहिए ऐसे, नॉट, इट शुड नॉट बी विजिबल, इट शुड ओनली बी फेल्ट होना चाहिए। अगर हाँ चलो 1 सेमेस्टर के बाद हमने ये कर लिया, हमने कुछ मिला, 1 साल के बाद चलो ये स्ट्रिक्ट है, सही है, बाद में ऐसे मिला। जैसे घर में बाप का एक रोल होता है। लोग कहते हैं कि माँ के पास सब कुछ, कहते हैं बाप को देखने नहीं, ये तो ऐसे नहीं होगा, हमारे सुने नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये खड़ूस जैसा लगता है, ऐसा है। तो ऐसा ही है। तो दोनों होना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और सपोर्टिव भी होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, सपोर्टिव हो गए तो बच्चा आजकल के जो है ना सब बिगड़ जाएंगे, नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताओ, मेडकैप्स यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और उसे वो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे स्टैंड करता है? इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ए गुड क्वेश्चन। देखो, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में भी वही बिल्डिंग है,
वही कोर्स है, वही बच्चे हैं, सब पढ़ते हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है कि आपको उसको फील करना पड़ता है। एक हमने 2-3 टैगलाइन हमने बनाए हैं, जैसे शिक्षा भी संस्कार भी। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जहाँ पे आप देखेंगे दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ आप भी कंपेयर करेंगे, आपको लगता है वहाँ का देखो कितना फ्री है, एक एनवायरनमेंट ऐसा है हम जहाँ भी कूद सकते हैं और यहाँ पे खिड़की फांद के भी हम जा सकते हैं या गाना गा के हम ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। आप ज़िंदगी में हर टाइम पर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सीखने के लिए अभी भी हम कुछ सीखते हैं, यूट्यूब में सीखते हैं, आजकल AI आ गया, सब आ गया। स्किल यू कैन लर्न, बट डिसिप्लिन ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द टीचर्स यू कैन लर्न। सो एक तो ये है, और दूसरा है हम कभी एकेडमिक्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपके पास एक एकेडमिक कैलेंडर आता है, एक कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वेदर रेन और साइन उसी टाइम पे होगा। अगर कहीं पे कुछ क्लास सस्पेंड हो गया तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे को आप फंडामेंटल नहीं दोगे बाद में तो सीख लेगा, लेकिन उस फंडामेंटल देना पड़ेगा और टीचर के साथ ही देना पड़ेगा। गुरु जब नहीं होगा वो ज्ञान तब नहीं आता है। तो हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट्स को एक टीचर के साथ हमेशा कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए, और ये है इसलिए हम स्ट्रिक्ट हैं। एक एकेडमिक्स पर हम ध्यान देते हैं और उसके साथ टेक्नोलॉजिकल एम्बेडेड होता है। हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी का ऐसे ऐसे करके लाते हैं। और अभी आप देखेंगे कुछ एक मेंटरशिप हमने चालू किया है 1 साल से 2 साल से। मेंटरशिप में आप देखेंगे कि सारे स्टूडेंट कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं टीचर के साथ, और उनका मॉनिटरिंग भी होता है। सो दे आर ट्रीटेड एज देयर सेकेंड पेरेंट एट दिस कॉलेज। सो ये कुछ अलग बात करता है। सर, अगर आपको एक दिन के लिए VC नहीं बनाया जाए और स्टूडेंट बनने का मौका मिले तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा। और उसके पीछे रीज़न? साइकोलॉजी इसलिए पढ़ूंगा कि हम क्या होते हैं, ये तो साइकोलॉजी मैं कोर्स लूँगा, लेकिन इसमें क्यों करना है साइकोलॉजी? क्योंकि दूसरों को समझना है। आजकल हम थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हर चीज़ को मेरे जैसे होना चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि हम 3 मिल गए ना, हमारे जैसे टाइम पे क्लास होना चाहिए, हम जैसे चाहते हैं वैसे होना चाहिए। दूसरों को समझते नहीं है। कभी हम किसी से भी बात करते हैं एंड एवरी टाइम आई वांट दिस कि मेरा कोई तारीफ़ कर ले, कुछ कर ले, ऐसे कि मुझे, लेकिन दूसरों का तारीफ़ करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट होता है। तो इसलिए आप साइकोलॉजी पढ़ो, देखो दूसरे में क्या गुजरता है। दूसरों का अगर आप देख लोगे, दर्द देख लोगे, दुख देख लोगे, तो आपका दुख बहुत कम होगा। सर, स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे कि एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी और स्किल्स के लिए मेडिकैप्स क्या कर रहा है? देखो, पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो भी करो, जितने भी बात ये हम कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक्स, एवरीथिंग डिपेंड स्टार्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन। मैं कहता हूँ डिसिप्लिन, आप सुबह आप उठते हो, कैसे करते हो। जो घर में अपने माँ बाप का और यहाँ पे टीचर्स का रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप कितने भी कुछ पढ़ लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले करें, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे? हम अभी बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को, पंक्चुअलिटी को डिसिप्लिन समझते हैं। जैसे टाइम पे आना, टाइम पे खाना, टाइम पे एग्ज़ाम दे देना, टाइम पे सो जाना, टाइम पे करना, वो डिसिप्लिन मानते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये पंक्चुअलिटी है। ये डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए 100% वो काम आप कर रहे हैं। आप अभी स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन आप मेरे अभी इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप अभी स्टूडेंट नहीं हो। 100% आप उसका रोल में आपको आना चाहिए। अगर आपके घर पे जा रहे हो, मम्मी के साथ बैठे हो, तो 100% सन होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे कुछ एक रोल दिया गया है इस इवेंट के लिए, 100%, दैट इज़ डिसिप्लिन। आपको जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए विदाउट प्रोक्रास्टिनेशन जो करते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। तो वो होना चाहिए। बाकी होलिस्टिक के लेके एकेडमिक्स तो हम हो रहा है। एकेडमिक्स में हर जगह पे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी के साथ हम ऐसे करें कि बच्चों को सोसाइटी रेडी के साथ इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं। आप हमारा कभी विज़न भी उठा के देख लीजिए, वेबसाइट में है। विज़न हमारा है, वी फोकस द स्टूडेंट शुड बी ए सोसाइटी रेडी। सोसाइटी रेडी हो जाता है तो अपने आप इंडस्ट्री रेडी हो जाएगा। और इंडस्ट्री रेडी ऐसे कहने से नहीं होगा, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सारे कंपनी जैसे इंटेल है, IBM है, SCL है, अपग्रेड है, एम्बरसिटी है, उनके साथ हम मिलके कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ़ दे गो आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दे शुड नॉट फील एन फॉरेन लैंडेड इन फॉरेन लैंड। अच्छा, ऐसे हमको पहले से पता है, ये होता है। और जैसे स्किल के लिए हम फोकस कर रहे हैं,
जितने बच्चे भी फाइनल ईयर में पास करके जाते हैं, आप देखेंगे हमने मैंडेटरी कर दिया कम से कम 3 स्किल उसको आना चाहिए। और 3 स्किल अभी आपके सीनियर बच्चे को आप देखेंगे 3 स्किल हमने कह रहे कि इस टाइम पे उसको होना चाहिए, तो हम उसको स्किल भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तीसरा हम ये कर रहे हैं कि एक नया प्रोसेस भी हम शुरू कर रहे हैं स्किल के साथ साथ। जैसे एआई के हमने अभी जो किया है एंड प्रोबली 1 महीने 2 महीने के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे वी आर द फर्स्ट एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन से लेकर, रिक्रूटमेंट से लेकर, टीचिंग से लेकर, डिलीवर से लेकर हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। हम एआई को ऐसे ब्लाइंडली हर जगह पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ हो सके उसको कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे भी जब देखते हैं, और तीसरा हम अभी देख रहे हैं बच्चों को कुछ ना कुछ हम अपॉर्चुनिटी दें, अर्निंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से हम क्रिएट करें, दैट ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर। सो ये सब कुछ दूसरों से अलग करता है। सर आपने कई दशकों से टीचिंग फील्ड में रहे हैं और आपने उसको इवॉल्व होते हुए देखा है। आपको क्या लगता है तब में और आज में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। आपको तो तब भी वही स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट, कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया है। जैसे कुछ दिन पहले आप कुछ खाते थे, कुछ अलग चीज़ खाते थे, आज कुछ अलग चीज़ खा रहे हैं। वो पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, उसका आ गया, उसको कर खा रहे हैं। आपका थोड़ा सा फास्ट हो गया। तब वहाँ पे मूवी देखने के लिए आप बड़े बड़े थिएटर जाते थे, मल्टीप्लेक्स जाते थे। अब आप घर बैठे आप उसको किसी का सब्सक्राइब करके, अमेजन सब्सक्राइब करके, वो करके OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अब सिर्फ तरीका बदल गया है, ना टीचर बदलता है, ना आपका तरीका बदलता है, सब आपका स्टूडेंट बदलता है, सब्जेक्ट वही रहा, सब्जेक्ट नया आ गया। हर जगह पे एक चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। कल कुछ सीखते थे, आज कुछ अलग सीख रहे हैं, वो आज के दो दरकार है। मान लीजिए मैं कुछ स्किल सीख रहा था, कल कोई सब्जेक्ट सीख रहा था, ओरेकल सीख रहा था, आज मेरेकल हो गया। कल जावा सीख रहा था, आज सुमात्रा हो गया। तो कुछ नहीं, ये चेंजेस हो गया और फास्ट हो गया। और फास्ट तो ऐसा होता है, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर जगह पे होता है। पिछले 10 साल पे, 5 साल पे आप भी देखोगे, 5 साल पहले जैसे आपका पहनाव था वो नहीं है, 5 साल पहले जैसे खाना खाते थे वैसे नहीं है, 5 साल पहले जो टीवी इतना बड़ा था आज का अब स्लिम हो गया है सब। तो ये चेंजेस कुछ नहीं हुआ, नथिंग। सर अगर आपकी लाइफ पर कोई एक मूवी बनाई जाए तो आप उसको क्या टाइटल देना चाहेंगे? सपनों का सौदागर। आई सेल ड्रीम्स एंड बाई चैलेंजेस। सर आपकी ज़िंदगी पे किताबों का क्या महत्व रहा है, और आप कोई एक किताब जो हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, इसको किताब मैं नहीं मानता हूँ। मैं एक किताब हमेशा रखा करता हूँ, मेरे टेबल पे हमेशा रहता है, उसको भगवत गीता। सो मैनी ऑफ द पीपल दे थिंक दैट इट इज़ अ स्पिरिचुअल बुक। इट इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल बुक। ये कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक नहीं है। ये एक लाइफ का एक मैनुअल है। जैसे कोई मशीन आप घर पे लाते हो तो उसको कैसे चलाना है, कहाँ ऑन करना है, कैसे करना है, और लाइफ में उसमें ऐसा होगा, क्या होगा, जैसे होता है वो मैनुअल कहा जाता है। ऐसे एक लाइफ का मैनुअल है और भगवत गीता है। तो उसमें पूरा लाइफ का आप जब करोगे, लेकिन कभी हमको ऐसी तरफ से कभी बताया नहीं गया, इसलिए हम नहीं देखते। बाकी कुछ किताब हैं, मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को भी, आप पढ़ लो। मैं तो पहले कहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स को 5 AM क्लब पढ़ो। सुबह उठना, 5 बजे उठ के देखना, वो पहले पढ़ो। और किताब का महत्व ये है कि आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे फिर सीखेंगे। हम क्या कहें, वी डू ए थिंग्स एंड उसके बाद हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे फेल होते हैं, सक्सेस होते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बजाय जो किसी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल एक्सपीरियंस किया, उसको 200 या 100 पेज में लिख दिया, उसको पढ़ो तो पूरा ज़िंदगी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए टू सेव टाइम एंड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम अदर्स, द बुक इज़ द बेस्ट सोर्स। सर मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बिहाइंड द डेस्क के व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ये शो जो है बिहाइंड द डेस्क में, बिहाइंड द डेस्क मतलब आप कहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए, या बिहाइंड द डेस्क मतलब आपका मतलब क्या है, किसके लिए? बिहाइंड द डेस्क सर का मीनिंग हमने ये रखा है कि जो लोग बिहाइंड द डेस्क हम कॉलेज में देखते हैं, मगर उनका जो सिर्फ एकेडमिक्स का काम नहीं होता। अच्छा, ओके, जो सपोर्ट स्टाफ भी है उनके लिए। देखिए, जैसे आपको, आप जब आते तो आपको सिर्फ दिखाई देते हैं, आपका टीचर्स दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग दिखाई देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हो। द फर्स्ट यू स्टेप यू एंटर, यू टेक इनटू दिस यूनिवर्सिटी, आप उसका सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो, लेकिन उसका क्या है, उसका प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपका फोकस कहीं पर रहता है। और इसमें जाते हो, उसमें टाइम में कभी भी देखोगे सम स्वीपर इज स्वीपिंग देयर, आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो ये ऐसा होता है, एक जैसे मूवी में होता है, मूवी बनाते हो,
आप इतने बड़ा ताम झाम करके करना पड़ता है, कोई एक्टर आता है वहाँ पे आधे घंटे 2 घंटे में उसको लेकिन वहाँ पे सेट बनता है, एक स्क्रिप्ट बनता है, एक उसका कोई आर्ट डायरेक्टर होता है, वो सब होता है। तो ऐसे ही हमारे सारे सपोर्टिंग स्टाफ है। जैसे एक रजिस्ट्रार ऑफिस आपका काम करता है, एक फाइनेंस ऑफिसर आपका काम करता है, एक सीएम से जो है कंप्यूटर मेंटेनेंस डिवीज़न काम करता है, नेटवर्किंग काम करता है, वो साइलेंटली बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं। वो काम नहीं करेंगे, शायद आप और मैं यहाँ इस वक्त नहीं बैठे होते। तो उनके लिए मैसेज ये है कि यू आर कीपिंग गुड एंड डूइंग ग्रेट थिंग्स एंड कीप गोइंग। सर, आपने इतने सहज तरीके से अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप कि एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगा और हम आगे मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ। मैं अली रज़ा शेख, कैमरा पर्सन ओजस्विनी तनवर के साथ, बिहाइंड द डेस्क मेडिकैप्स टीवी। धन्यवाद।